हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा सेट है वो है 2023 का पहला सेट, जिसका कोड पेपर कोड जो है 346 VS यानी 346 VS है। इस सेट को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, जिससे आपको पेपर का लेवल पता चलता है और आप तैयारी जो है अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है खंड आ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, इसमें ऑब्जेक्टिव आपके 6 प्रश्न होते हैं। खंड आ का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको आपको रट लेना है कि चांदी का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। यानी के का मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या होगा, सही होगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, चांदी का परावैद्युतांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेकंड में कह रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया गया है जो कि सिलेबस से कट गया है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है इसका, तो इसलिए इसको पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि ग वाला दिया गया है। ठीक, इसमें क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है कि अपवर्तनांक कितना होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान। अपवर्तक कोण का मतलब होता है विचलन कोण, अपवर्तक कोण का मतलब होता है प्रिज्म कोण। अपवर्तक कोण का मतलब क्या होता है, प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से नोट कर दें। और ये बराबर है किसके, विचलन कोण के, और विचलन कोण जो अपवर्तन कोण के बराबर है। तो पूछ रहा है कि अपवर्तनांक का मान कितना होगा। तो हमने आपको एक संबंध का सूत्र पढ़ाया, या जिस भी टीचर से आप लोग पढ़े होंगे वो पढ़ाए होंगे कि एक फार्मूला होता है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू होता है आपका a इंटू एन माइनस 1। ये फार्मूला होता है, जिसमें कह रहा है कि जो डेल्टा है वो a के बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a को भी डेल्टा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा मिनिमम इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा आपका डेल्टा मिनिमम, और ये हो जाएगा n माइनस 1। तो डेल्टा मिनिमम से डेल्टा मिनिमम कैंसिल। डेल्टा मिनिमम है क्या, तो न्यूनतम विचलन कोण होता है, जो कि सवाल में कह रहा बराबर है। तो इधर आपका बचा 1 इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका n माइनस 1। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा आपका 2। यानी n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी विचलन कोण अगर कह रहा है कि अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण के बराबर है, तो उस कंडीशन में जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा यानी घा वाला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि नाभिकीय समीकरण दिया गया। इसमें एक समीकरण दिया गया जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 4H1 और 1H1 प्लस 4H1, 1H1 से आपका बन क्या रहा है 2He4 प्लस 2, और एक क्या हो रहा है, एक बीटा प्लस Q ऊर्जा इससे उत्पन्न हो रही है। ठीक, अब पूछ रहा है कि ये रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया का है, जिसमें कह रहा है नाभिकीय विखंडन, फिर कह रहा है नाभिकीय संलयन, फिर नाभिकीय विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, इसमें है आपका नाभिकीय संलयन। कौन सी अभिक्रिया है ये नाभिकीय संलयन है। कैसे ये पता चला भाई नाभिकीय संलयन है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। ठीक, और ये चारों परमाणु मिल करके क्या कर रहे हैं, ये हीलियम के 2 परमाणुओं का निर्माण कर रहे हैं। यानी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के नाभिक क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो हीलियम के 2 नाभिक का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिकीय संलयन, जिसमें क्या होते हैं हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग नाभिकीय संलयन, जो कि सूर्य में होता है। और नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, इसमें भारी नाभिक क्या होते हैं, हल्के नाभिकों में टूटते हैं, तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसा कि इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ रहे हैं तो हीलियम के 2 नाभिक बन रहे हैं, यानी इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, नाभिकीय संलयन की होगी। ठीक, इसके बाद जो आपका 5वां क्वेश्चन है, ये देखो अंगा वाला क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूलकण नहीं है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूलकण नहीं है। तो अगर इसमें हम लोग बात करें, पहला क्या है, पॉजिट्रॉन है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन है, फिर न्यूट्रिनो है। तो हम लोग जानते हैं मूलकण का मतलब होता है कि जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। तो परमाणु के अंदर आपका पॉजिट्रॉन भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, और न्यूट्रिनो भी पाया जाता है, जो कि नाभिक के अंदर होता है। तो इसमें एक अल्फा कण ऐसा है जो कि आपका नाभिक के भीतर नहीं होता है, परमाणु के भीतर नहीं होता है। तो अल्फा कण जो होगा वो मूलकण नहीं होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूलकण मूलतः तो
तीन है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों भी जब डिटेल में अध्ययन किया गया नाभिक के बारे में, तो ये भी 2 कण और भी उसमें प्राप्त हुए। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें अल्फा कण जो होगा वो आपका मूल कण की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? थर्ड है अल्फा कण। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, कहला प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व यल तथा संधारित्र कैपिटल सी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और प्रतिरोध धारा स्रोत की आवृत्ति एन तथा अनुनादी आवृत्ति एन आर है। एन आर का मतलब रेजोनेंट, अनुनाद को रेजोनेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक, और किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगा? तो धारा का विभव से पश्चगामी होने का कंडीशन होता है कि जब आपकी आवृत्ति जो होती है वो अगर अनुनादी आवृत्ति से क्या हो, ज़्यादा हो। क्या हो? अनुनादी आवृत्ति से जब जो आपकी आवृत्ति होती है धारा स्रोत की वो अगर ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में आपका जो धारा होता है वो विभव से क्या होता? पश्चगामी होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, रट लेना है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक अगर आप लिखना चाहें नोट कर सकते हैं, सिंपल है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए, अभी तक हमने आपको 5 प्रश्न करवाए जो कि ऑब्जेक्टिव थे। अब हम लोग आते हैं खंडवा पे, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन होता है, बट आपको इसमें क्या होता है, लिखना होता है। ठीक, क्या दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। कोई 2 विशेषता बताना जो विद्युत चुंबकीय तरंग का होता है। बहुत सिंपल सी विशेषता, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहली तो ये है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो निर्वात में भी गति कर सकती है। ये निर्वात में भी क्या कर सकती हैं? गति कर सकती। पहली विशेषता तो ये हो गया। ठीक, और सेकंड आप ये भी लिख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत दिशा में गति करता है। एक गुण आप ये भी लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो इसमें से कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तो यही लिख सकते हैं कि निर्वात में भी गति कर सकता है। दूसरा लिख सकते हैं कि इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में संचरण करता है। ठीक, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा देखो, जो आपका ये तो का पहला था 5वें का, और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या करा भाई? दूसरा करा कि देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, यानी देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य 2 टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर में। देहली आवृत्ति क्या होती है? तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश स्रोत जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, अब देहली तरंगदैर्घ्य की बात पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे जो धातु के पृष्ठ होते हैं उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वह अधिकतम तरंग, वह या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग। आपतित प्रकाश का मतलब जैसे ये कोई धातु है, तो जो जब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब क्या होता है, कुछ ऐसे प्रकाश सुग्राही तत्व होते हैं, धातुएं होती हैं, जिसपे क्या करते हैं, जब हम लोग प्रकाश को डालते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जब जो प्रकाश आता है उसको बोलते हैं आपतित प्रकाश। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, एक न्यूनतम आवृत्ति की बात करते हैं तो उसको हम लोग देहली आवृत्ति बोलते हैं। और तरंगदैर्घ्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, उसे हम लोग देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि n = 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n = 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर अपवर्तनांक चेंज नहीं हो रहा है और उसको क्या किया जा रहा है, अपवर्तनांक को कांच से किस में ले जा रहे हैं, आपका एक द्रव में डुबाया जा रहा है। ठीक, तो उस स्थिति में जब यहाँ पे क्या होगी, फोकस दूरी जो होती है वो अनंत हो जाती है। फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी हो जाती है आपकी इनफाइनाइट। अब फोकस दूरी इनफाइनाइट किसकी होती है, तो होता है आपका समतल दर्पण, समतल लेंस, या आप बोल सकते हैं कौन सा दर्पण या लेंस है,
लेंस है, यानी ये कौन सा लेंस होगा आपका, समतल लेंस होगा, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, यानी इसका कोई अनंत मतलब हो गया कि इसका फोकस क्या होता है, एकदम सामने होता है। तो उस स्थिति में जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर होता है, तो ठीक उस स्थिति में जो आपका फोकस दूरी हो जाता है वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो आपको ऐसे लिख देना सिंपल कि फोकस दूरी क्या होगी, अनंत हो जाएगी, और लेंस जो होगा वो समतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 4 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। 7n14 नाभिक पर, यहाँ पर देखो ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है जो कि कट गया तो कोई मतलब नहीं है। 7n14 नाभिक पर कूलाम के आवेश की गणना कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 7n14 नाभिक पर अगर कूलाम के आवेश की गणना करनी हो तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का जो सूत्र होता है वो भी कितना बताना है, आवेश की गणना कीजिए कि कितने कूलाम में है, कूलाम में आवेश की गणना यानी क्यू का मान बताना। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है n इंटू ई। ठीक, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का परिमाण है। अब यहाँ पर क्यू का मान बताना भाई कि क्यू कितना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से क्यू का मान निकालें, हाँ चलिए देखिए, इसमें क्यू का मान निकालना, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या आपका 7, और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी एन का जो मान है वो कितना है, वो है आपका 7। एन का मान कितना है, 7 है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। अब इसका परिमाण कूलाम में बताना है, तो लोग जानते हैं क्यू बराबर एन इंटू ई, यानी 7 इंटू ई का परिमाण होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका 7 छक 42, और 7 करने में 7 और 6 13, दशमलव आपका एक अंक के बाद हो जाएगा, और पूरे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। ठीक, अगर आप क्या करते हैं, दशमलव को एक अंक इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा 1.32, और इंटू इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ से कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻18 कूलाम। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक।